हेलो। तो ये है एम फार्मा फार्माकोलॉजी के क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट के यूनिट 2 का टॉपिक है। ये फर्स्ट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल में कितने फेजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है IRB, जिसका फुल फॉर्म मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, और सेकेंड है RCT, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इसमें एक और है NRCT, नॉन रैंडमाइज क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। ओके, तो ये फर्दर टॉपिक्स है जिनको हम अभी पढ़ेंगे। अभी अपन बेसिक समझते हैं कि फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं। तो इसमें 4 फेजेस होते हैं, लाइक चरण बोलेंगे हिंदी में इन्हें। तो फर्स्ट फेज़ में हम सेफ्टी देखेंगे, जिसमें हम हेल्दी वॉलंटियर्स को लेंगे और 100 से लेस पार्टिसिपेंट्स को लेंगे। सेकंड में हमने देखना है इफ़िकेसी देखनी है, तो पेशेंट पॉपुलेशन होगी 100 to 300 पेशेंट लेंगे हम लोग। फेज़ थर्ड में हम कंफर्मेशन देखेंगे एंड पेशेंट पॉपुलेशन होगी 300 to 3000 पेशेंट, और इसमें हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड के साथ कि हमारे स्टैंडर्ड ड्रग के साथ क्या चल रहा है इसमें, जो मार्केटेड होती है ऑलरेडी। फिर होता है लास्ट एंड फाइनल फेज़ 4, जिसमें हम फॉलोअप लेंगे। पेशेंट पॉपुलेशंस होंगी, सेवरल थाउजेंड पेशेंट्स होंगे, और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी होगा, मींस PMS, जिसमें हमारी ड्रग मार्केटिंग हो जाएगी। देन फिर हम उसका सर्विलेंस लेंगे कि ड्रग के क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, लाइक ट्रायल जो पेशेंट्स थे उसमें क्या इफ़ेक्ट्स थे, और हमारे मार्केट होने के बाद क्या हमें उसमें थिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट 2 में हमें कुछ टॉपिक्स देखने हैं, जिसका फर्स्ट था IRB। तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है बेसिकली एक ये कमेटी है जो कि इथिक्स होते हैं इनके कुछ, और इनके कुछ ड्यूटीज़ होते हैं। तो an institutional review board also known as ethic review committee और रिसर्च एथिक बोर्ड REB और ERC। तो अगर एग्जाम में इन तीनों नाम में से कुछ भी आता है तो हमें सेम आंसर लिखना है। In some region is an independent committee responsible for reviewing and approving research involving human participant to ensure that it is conduct ethically, legally and with due to consideration for पार्टिसिपेंट राइट्स एंड वेलफेयर। सो बेसिकली हमने इसकी डेफिनेशन से समझ लिया है कि ये जो है अप्रूव करवाती है कि हम जो है कि रिसर्च हम फेस ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, और उसमें इनका मेन काम होता है कि जो हम पार्टिसिपेंट ले रहे हैं ये उनके फेथ में है या नहीं है, या उनके लिए सही है कि नहीं है। IRBs play a crucial role in protecting the राइट सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट, कि हर एक पार्टिसिपेंट के साथ जो थिंग्स है वो राइट जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, उनकी सेफ्टी को ध्यान पे रखा जा रहा है कि नहीं। तो इन सब का जो देखना होता है वो IRB अपने अंदर करती है, इनकी कमेटी मेंबर्स देखते हैं। IRBs are established at institutions that conduct research involving human participants such as universities, hospitals and research organization। तो IRB हमको दिखा रहे हैं कि ये जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस में स्टैब्लिश होते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे, जहाँ पे ह्यूमन पार्टिसिपेशन होता है ट्रायल के लिए, रिसर्चेस के लिए। दे वर्क टू इंश्योर दैट रिसर्च इज़ कंडक्ट इन a manner that respect the right dignity and autonomy of participant and upholds the highest ethical standard। सो बेसिकली वो वहाँ पे ये देखते हैं, इस चीज़ का पता लगाते हैं कि जितनी भी रिसर्च हो रही हैं वो प्रॉपर मैनर में है कि नहीं है, उनकी डिग्निटी एक पर्टिकुलर पेशेंट की राइट को देखते हुए हो रही है कि नहीं हो रही है, और एक स्टैंडर्ड एथिकल्स को फॉलो अप हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ की फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं IRB की। तो सबसे पहले है इथिकल रिव्यू। इथिकल रिव्यू मैं बिल्कुल शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि ये जो है मेनली हम इवेलुएट करते हैं रिस्क और बेनिफिट्स को, कि इसमें किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ कोई रिस्क है या बेनिफिट्स है उनका, तो उनको उसके बारे में पूरा पता है या नहीं।
इन्फॉर्म कंसेंट रिसर्च का सबसे मेन बॉडी पार्ट है। विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेशेंट पे डिपेंडेबल होता है। तो इन्फॉर्म कंसेंट आईआरएसपी इंश्योर करता है कि इन्फॉर्म कंसेंट के जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं है, हर एक चीज़ को उसमें प्रॉपर समझाया गया है या नहीं है। और पार्टिसिपेंट को हम जिस पेशेंट को ले रहे हैं, जिस पर्सन को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको उस चीज़ के बारे में क्लिनिकल स्टडीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शन। पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शन नाम से अपन समझ रहे हैं कि अब आईआरबी इस पे भी देखेगी कि पर्टिकुलर इंडिविजुअली पार्टिसिपेंट के साथ कुछ डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, कुछ रिस्क तो नहीं है, हर एक चीज़ जस्टिफाई मैनर में हो रही है कि नहीं। कई बार ये होता है कि वहाँ पे हमें कुछ पॉपुलेशंस के साथ, जैसे चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमन, इंडिविजुअल्स के साथ हमें है ना देखना पड़ता है कि उनका प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं, बिकॉज हर किसी को अपनी अपनी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल। आईआरबी जो होती है वो देखती है कि हर एक पेशेंट का डाटा कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, उसको एक प्रॉपर मैनर में इंश्योर किया गया है कि नहीं, उसकी जो प्राइवेसी है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना। देन आता है स्टडी डिज़ाइन एंड मेथड। आईआरबी जो होती है वो ये भी देखती है कि जो मेथड जो रिसर्च में यूज़ हो रही हैं वो वेल डिज़ाइन है कि नहीं है, मीनिंगफुल रिजल्ट उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके भी हम प्रिडिक्टिबिलिटी तो पहले करते ही हैं, तो उसको भी पूरा देखती है आईआरबी कि एक पर्टिकुलर मैनर में चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल चेंजेस। तो प्रोटोकॉल चेंजेस में भी इतना है, बेसिकली इसमें इतना ही है कि अगर इफ़ कोई रिसर्चर चाह रहा है कि उसको अपने किसी भी रिसर्च में या प्रोटोकॉल में जो अप्रूव हो चुका है उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें वो कुछ भी मॉडिफिकेशन करने से पहले वो आईआरबी के पास जाएगा। इफ़ अगर वो अप्रूव कर देंगे तो ये फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। देन आता है ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। तो आईआरबी जो होता है वो इसमें भी इंगेज होता है कि ऑन गोइंग मॉनिटरिंग अप्रूव स्टडीज़ टू इंश्योर दैट रिसर्च एक्टिविटीज़ कंटिन्यू टू अडेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड टू रेगुलेशन, कि उसमें प्रॉपर एथिकल स्टैंडर्ड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑन गोइंग मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं। रिस्क असेसमेंट। आरबीआई ये भी इवेलुएट करता है कि फिजिकोलॉजिकल, सोशल, लीगल और इकोनॉमिक रिस्क पार्टिसिपेंट के साथ कितना है, क्या है। अगर वो चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं तो फिर ये अप्रूव ही नहीं होती हैं ट्रायल्स। अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो जब आरबीआई जो पूरी तरह से सारे डॉक्यूमेंटेशंस को देख लेती है कि सब एक एथिकल मैनर में चल रहा है, और वो जब सेटिस्फाई हो जाती है तो आरबीआई के थ्रू हमें एक फॉर्मल अप्रूवल मिलता है हमारी स्टडी को प्रोसीड करने के लिए। ये जो अप्रूवल होता है वो डॉक्यूमेंट यूजुअली इंक्लूड होता है लेटर्स में, इसमें डिटेल कंडीशन रिक्वायरमेंट जो होती है स्टडीज़ के लिए सब लिखी होती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आरबीआई जो होता है वो रिसर्चर को गाइडेंस, एजुकेशन और ट्रेनिंग भी देता है, जो उनको ये समझने में हेल्प करता है कि उनको आगे चल के कौन से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने हैं, उनकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स को उन्हें फुलफ़िल करना है अपने परफेक्ट और अच्छे रिजल्ट वाले क्लिनिकल ट्रायल के लिए। सो अभी के लिए इतना ही है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।